हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो मध्य प्रदेश का इतिहास जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें शुरू कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की रियासतों की अगर बात करें तो यह है मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जो है एक क्या है टॉपिक है। और इस इतिहास में अगर देखेंगे ख़ास तौर से तो यदि एमपीपीएससी एग्ज़ाम की बात करेंगे मेंस की, तो अपने आप में ये पूरी की पूरी क्या है एक यूनिट है जिसमें आपको क्या करनी है, ये 6 की 6 रियासतें जो है कवर करनी है। और यदि हम बात करेंगे किसके अंतर्गत है, यदि हम एमपी जीके के अंदर बात करते हैं, किसके अंतर्गत, यदि एमपी जीके के अंतर्गत बात करते हैं तब भी आपको जो है मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि आगामी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश जो है आपका कितना आने वाला है, 25% आने वाला है। और यह जो है ऐसा भी नहीं है कि इसे आप इग्नोर करके जो है दूसरे सब्जेक्ट पढ़ के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने होंगे, अन्यथा जो है आप एग्ज़ाम में क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे कुछ भी हो, वह जो है बहुत ज़रूरी है, आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम बहुत ही व्यापक तरीके से चर्चा करने के लिए जो है शुरू कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की रियासतों के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो होगी गोंडवाना रियासत। बहुत बेहतर तरीके से चर्चा होगी, समय के साथ में चर्चा होगी। चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। और ये पैनल पीडीएफ है, शायद आपको मिल सकता है, अन्यथा आप जो है ये बाद में ही पता चलेगा कि बनता है या नहीं बनता है। तो इस क्लास को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, तब बाद में जो है जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो मिल जाएगा, क्योंकि तकनीकी है, तकनीकी को कुछ भी संभव नहीं कह सकते हैं। चलिएगा हम देखते हैं, एक नया सा पेज ऐड कर लेते हैं और चीज़ों को जो है देखते हैं। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो हमारा क्या है, गोंडवाना रियासत है। और गोंडवाना रियासत में हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप आराम से जो है नोट्स बना पाएंगे, इतना जो है धीरे चीज़ें करेंगे। गोंडवाना रियासत के अंतर्गत जो है हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी जो है एक पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है गोंडवाना रियासत कहाँ पर थी और क्यों जो है इसका उदय हुआ, संस्थापक कौन हुआ। इसमें हम जो है एक एक करके जो है हम क्या देखेंगे, इनके प्रमुख शासक देखेंगे कि कौन कौन से जो है इसमें क्या हुए हैं, प्रमुख शासक हुए हैं। और अगर हम बात करें तो इसकी कहाँ से जानकारी मिलती है, हम इसको भी देखेंगे। किस क्षेत्र पर जो है इन्होंने शासन किया है, इनकी जो है स्थापत्य क्या थी, इनकी राजधानियाँ क्या रही हैं। वैसे तो मैं इस टॉपिक को मात्र और मात्र क्या कर दूंगा, 40 मिनट में ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए आप जो है क्वेश्चन नहीं फंसा पाएंगे। अगर आपको प्रश्न क्या करने हैं, फंसाने हैं, तो धैर्य के साथ में क्या करनी होगी, आपको लंबे समय तक चर्चा करनी होगी। चलिएगा हम जो है इसको क्या करते हैं, समझते हैं और देखते हैं, एक एक टॉपिक पर जो है हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिएगा चलिए गोंडवाना रियासत है। और गोंडवाना रियासत के अंतर्गत सबसे पहला जो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट समझेंगे, वो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका कि इसका जो है उद्भव आखिर जो है कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। इसका उद्भव की हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर मैं ये मध्य प्रदेश का क्या करूं, मैप बनाऊं एक छोटा सा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखने का प्रयास करेंगे कि गोंडवाना रियासत जो है हमारी कहाँ पर थी। तो ये क्या किया हमने, मैप बनाया। और हालांकि ये जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, अगर छत्तीसगढ़ का स्वरूप भी मिला लिया जाए तो कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश क्या है होता था। तो यहाँ पर भी जो है गोंडवाना रियासत का विस्तार हुआ करता था। और गोंडवाना रियासत को देखेंगे तो लगभग जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था, इस एरिया में क्या था, ये इस एरिया में गोंडवाना रियासत क्या रही है, विकसित रही है। महारानी दुर्गावती का नाम आपने सुना होगा, वो भी क्या है, इसी की शासिका रही हैं। अगर हम बात करेंगे शुरुआत में तो इसकी जो है नॉर्मल शासक रहते हैं, लेकिन जब से इसकी बात करें, संग्राम शाह यहाँ पर शासक होते हैं। तो संग्राम शाह जो है एक अत्यंत शक्तिशाली शासक होते हैं, यूँ कहिए कि एक कूटनीतिज्ञ शासक थे, जिन्होंने अपने क्या किए, अच्छे संबंध बनाए और साम्राज्य का जो है व्यापक स्तर पर विस्तार किया। संग्राम शाह की ही बहू थी, या यूँ कहिएगा जो इनका पुत्र था जिसका नाम था दलपत शाह, क्या नाम था, दलपत शाह जो है इनके क्या थे, पुत्र थे। और इन्हीं दलपत शाह से क्या हुआ था, रानी दुर्गावती का जो है क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और रानी दुर्गावती को आप जानते हैं कि किस प्रकार से
अकबर के समय पर इन्होंने जो है अपनी वीरांगना होने का परिचय दिया। तो उनकी सबकी जो है एक व्यापक चर्चा होगी, आप विश्लेषण कर पाएंगे, आप जो है मेंस स्तर पर एक ज़बरदस्त सोच विकसित कर पाएंगे। अगर उद्भव की हम बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या हुआ था। एक गौंड वंश का, जो गौंड जनजाति हुआ करती थी, उसका क्या था, उद्भव हुआ था। और इन्होंने जो है लंबे समय तक शासन किया। और इनमें जो है लगभग बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं किसकी, रामायण काल में अगर देखते हैं इस क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में अगर देखेंगे कि रामायण काल में क्या स्थिति थी, या जो रामायणकालीन साहित्य है उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, तो रामायण काल में जो है हमें जानकारी मिलती है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र था, दंडकारण्य क्षेत्र था, दंडकारण्य क्षेत्र, आप भी जो है अभी आपने भूगोल में भी ये पढ़ी होंगी चीज़ें कि दंडकारण्य पठार पढ़ा होगा। अगर इतिहास की दृष्टि से बात करूं तो अयोध्या का जो इच्छावकु वंश था उसके एक राजा हुए थे जिनका नाम था दंडक, और जो उसे दंडक राजा का क्षेत्र था उसे क्या कहा गया था, दंडकारण्य क्षेत्र कहा गया था। इसका संधि विच्छेद अगर किया जाएगा, दंडक प्लस अरण्य निकल करके आता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी कि राजा दंडक का जो ये वाला खासतौर से यहाँ का क्षेत्र था, ये जंगल वाला एरिया था, इसे क्या कहा जाता था, दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता था। और वर्तमान में यह क्षेत्र जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में जो है हमें यह क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। रामायण काल में जो है कहा गया है कि जो रामायणकालीन ग्रंथ वगैरह हैं उनमें कहा गया है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र था, यानी कि ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर एक जनजाति जो है रहा करती थी, और उस जनजाति का नाम क्या है, गौंड जनजाति जो है नाम है। अब अगर आप इसी को भाषा में लिखना चाहते हैं तो रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र में हमें गौंड जनजाति के रहने की जो है या निवास स्थान की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो दूसरी बात अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक राजा हैं, और उस राजा का नाम है, इसी वंश में हुए हैं, जिनका नाम है हृदय शाह है। क्या नाम है, हृदय शाह नाम के जो है राजा हुए हैं। और ये कहाँ पर हुए हैं, तो आप कहेंगे यह राजा गौंड वंश के ही राजा थे, आगे चल करके पढ़ेंगे। और इन राजा साहब का जो है एक अभिलेख है जिसका नाम है रामनगर अभिलेख। क्या नाम है, रामनगर शिलालेख नाम है। और इस रामनगर शिलालेख में या अभिलेख में या लेख में क्या मिलती है, इसमें 54 शासकों की जानकारी मिलती है। कितने शासकों की जानकारी मिलती है, 54 शासकों की जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख से भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो है क्या रही है, एक जनजाति का शासक है, जनजाति ने क्या किया है, शासन किया है। और उसमें कितने जो है राजा थे, तो आप कहेंगे इसमें लगभग जो है 54 शासकों ने क्या किया है, शासन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू रामनगर इनक्रिप्शन। और इस संस्कृत भाषा का क्या है, अभिलेख है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक और जानकारी के अनुसार, जो एक संस्कृत ग्रंथ है, या यूँ कहिएगा संस्कृत में श्लोकों का संग्रह है, जिसका नाम है गणेश नृप वर्णम नाम है। क्या नाम है, गणेश नृप वर्णनम। और इस ये क्या है, एक संस्कृत में लिखे हुए जो है श्लोकों का संग्रह है। इसमें क्या जानकारी मिलती है, गौंड वंश के जो है 63 शासकों की हमें क्या देखने को मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। कितने शासकों की, 63 शासकों की जो है हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो गौंड वंश है, गणेश नृप वर्णम, यानी कि गढ़ा राज्य में शासन करने वाले नृप यानी कि राजा, और उनका वर्णन जो है इस संस्कृत श्लोक में देखने को मिलता है। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, एक उद्भव के रूप में जो है सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि गौंड वंश का उद्भव की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। और ये कुछ मैंने क्या बताए, स्रोत बताए, इन स्रोतों के अनुसार बात कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ये गौंड वंश की जो है स्थापना किस प्रकार से हुई है और कौन कौन जो है शासक हुए हैं। अगला पेज जो है हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। चलिएगा, ये कलर सही है। अब हम देखते हैं किसके जो है इसकी स्थापना, और बात करते हैं कि गढ़ा का जो गौंड वंश था उसकी स्थापना कैसे होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, गौंड वंश की, गौंड वंश की स्थापना। ठीक है,
तो गौंड वंश की यदि हम स्थापना की बात करेंगे, ध्यान से समझना स्टोरी को। गौंड वंश की स्थापना जो है किसने की हुई थी? यादव राय नाम के जो है एक व्यक्ति ने की हुई थी। किसने की थी? यादव राय। यादव राय नाम के जो है इसके द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यादव राय ने जो है इस वंश के प्रथम शासक के रूप में जो है क्या किया है? इन्होंने 1328 में जो है शासन किया था। कब किया था? 1328 से लेकर के 1440 तक जो है इनके क्या मिलती है? शासन की हमें क्या देखने को मिल जाती है? जानकारी देखने को मिल जाती है। अब बात को जो है समझिएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो यादव राय नाम के व्यक्ति हैं, इनमें जो है एक किंवदंती भी हमें देखने को मिलती है कि जो यह है यादव राय नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया? विवाह किया। किससे विवाह किया? इन्होंने जो है एक राजकुमारी थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावली। राजकुमारी रत्नावली से क्या करते हैं? ये विवाह करते हैं। और ये जो राजकुमारी रत्नावली थी, यह दमोह के एक राजा की जो है क्या थी? पुत्री थी, जो कि गढ़ा राज्य में क्या कर रही थी? मतलब निवास कर रही थी, या यूँ मानिएगा कि वहाँ की शासिका थी, ऐसा कुछ मान लीजिएगा। अब ये जो है कहानी है, ये किसी इतिहास में नहीं मिलती है। ये मिलता है कि जो यादव राय थे, यह सेहल गांव के थे। कहाँ के थे ये? सेहल गांव के निवासी थे। और यह सेहल गांव कहाँ देखने को मिलता है? यह सेहल गांव जो है महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, और ये जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर है। इन जो सेहल गांव के निवासी हैं जिनका नाम था यादव राय, इनको क्या होता है? एक रात्रि में जो है माँ नर्मदा का क्या आता है? सपना आता है। माँ नर्मदा का जो है सपना आता है। और इस सपने में जो है ये कहती हैं कि आप क्या कीजिएगा? गढ़ा राज्य के लोगों के कल्याण के लिए गढ़ा राज्य की क्या करिएगा? स्थापना करिएगा। लेकिन ये व्यक्ति को तो क्या था? एक लेबर के रूप में था, या यूँ कहिएगा यह जो है एक छोटा सा कर्मचारी था जो बालाघाट के आसपास क्या कर रहा था? नौकरी कर रहा था। लेकिन मूल रूप से ये कहाँ का निवासी था? महाराष्ट्र के सेहल गांव का निवासी था। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति क्या करता है? सुबह उठता है और जैसा भी जो किया हो, और अंततः जो है इनका चक्कर कहाँ फिट होता है? इधर जो है ये पहुँच जाते हैं, और इनका जो है गढ़ा राजकुमारी से विवाह होता है। और यह जो है गढ़ा में जो है गौंड वंश की क्या कर पाते हैं? स्थापना कर पाते हैं, या यूँ मान लीजिएगा गढ़ा वंश की स्थापना या गढ़ा राज्य की स्थापना जो है कर पाते हैं। और यह जो है गढ़ा राज्य के जो क्या थे? यह प्रथम शासक थे। क्या थे? ये गढ़ा राज्य के जो है प्रथम शासक थे। प्रथम क्या थे? ये शासक थे। इस बात का हमें प्रमाण कहाँ से देखने को मिल जाता है? जो रामनगर शिलालेख है। क्या है? रामनगर शिलालेख है। इसमें क्या मिलती है? हमें 54 शासकों की जानकारी मिलती है। कितने शासकों की? तो आप कहेंगे कि जो 54 शासकों की हमें क्या मिलती है? जानकारी देखने को मिल जाती है। उन 54 शासकों में जो है क्या है? ये व्यक्ति जो है एक है। ठीक है, 54 शासकों में क्या था? प्रथम व्यक्ति है। इसके प्रमाण भी हमें देखने को मिलते थे। यहाँ तक आपको पता चला। कुल मिलाकर के परीक्षा के लिहाज से जो है याद रखना, गौंड वंश का प्रथम शासक कौन था? गौंड वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या यूँ पूछे कि गढ़ा राज्य के गौंड वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? यादव राय द्वारा की गई थी, अकॉर्डिंग टू रामनगर इंक्रिप्शन। जो कि फर्स्ट रूलर कौन हुआ? इसमें यादव राय हुआ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जो है आगे समझते हैं। दूसरा पेज लेते हैं, और चलिएगा मैंने एक पेज और इंसर्ट किया, और यहाँ पर चलिए देखते हैं। अभी आपने समझा कि जो ये शासक हुए जिनका नाम है क्या? यादव राय। गढ़ा के गौंड वंश में जो है हम बात कर रहे हैं किसकी? गौंड वंश की जो है चर्चा कर रहे हैं। और इससे गौंड वंश में आपने देखा कि जो प्रथम शासक हुए उनका नाम था यादव राय। ठीक है, क्या नाम था? यादव राय जो है इसमें क्या हुए? प्रथम शासक हुए। और यादव राय में क्या बात ध्यान रखनी है? कम से कम आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि ये क्या थे? इस राजवंश के जो है संस्थापक थे। ये परीक्षा के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो है आप क्या कर सकते हैं? ये 2 नंबर में आ जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इनकी जानकारी का स्रोत बता सकते हैं। जैसे यादव राय ने 2 नंबर में पूछा MPPSC मेंस में, तब बताएंगे कि ये संस्थापक थे या प्रथम शासक थे। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? रामनगर शिलालेख से। और
फिर जो है आप बता सकते हैं कि इन्होंने जो है गढ़ा की राजकुमारी या यूँ कहिए दमोह की राजा की पुत्री रत्नावली से क्या किया, विवाह किया और गढ़ा राज्य की स्थापना की। अब जो है इनके बाद में जो हमें दूसरे शासक देखने को मिलते हैं वो यादव राय के बाद में जो है यहाँ पर शासक हुए। बहुत छोटे छोटे शासक रहते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर बात करें यादव राय की, एक बात और क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था अभी गणेश नृप वर्णम नाम का जो है हमने क्या देखा था, गणेश नृप वर्णम नाम का जो एक संस्कृत श्लोकों का संग्रह देखा था। इसमें क्या कहा गया है, इस श्लोक में इन्हें जो है क्या कहा गया है, एक जो है क्षत्रिय के रूप में जो है इन्हें बताया गया है। क्या कहा गया है, नागवंशीय इन्हें क्या कहा गया है, नागवंशीय कछुआहा राजपूत शासक जो है इन्हें क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये जानकारी ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद में हम दूसरे रूरल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि खरजी नाम का जो है, खरजी ये क्या होता है, शासन करता है। लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। यह क्या हुए, चलिए खरजी के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जो है देख लेते हैं। यह जो है यादव राय क्या होते हैं, यादव राय के बाद में जो है यहाँ के शासक बनते हैं। और इनकी जो थोड़ा मोड़ा जो कह सकते हैं उपलब्धियां रही, इन्होंने क्या किया, पड़ोसी राज्यों से पेशकश वसूल किया। पड़ोसी जो इनके राज्य हुआ करते थे उनसे क्या किया, पेशकश वसूल की। पेशकश क्या होती थी, एक प्रकार का यूँ मान लीजिएगा कि दूसरे से बड़ा होने पर जो है क्या करते थे, कमज़ोर शासकों से या अपने से जो है नीचे शासक होते थे उनसे एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था, वो ये क्या होती थी, पेशकश होती थी। तो इन्होंने क्या किया था, पेशकश का जो है वसूल की थी। और इन्होंने जो है एक मतलब छोटी मोटी क्या किया, संगठित सेना बनाई। संगठित जो है सेना बनाई। अब ऐसे थोड़ी ना होगा, पेशकश वसूलना, दूसरे से टैक्स वसूलना, तो ऐसे थोड़ी ना वसूल सकते हो। तो क्या किया, इन्होंने जो है एक संगठित सेना का निर्माण किया। और इन दोनों कार्यों के बाद जब इधर से क्या आया, पैसा आया, थोड़ा सी ताकत भी हो गई, तो यहाँ पर क्या होता है, गढ़ा राज्य का जो है क्या होता है, गढ़ा राज्य का जो है इनके समय पर क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। इतनी बातें ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम इसके बाद में जो है आगे चर्चा करते हैं। चलिएगा, आपने देखा अभी जो है गौंड वंश के अंतर्गत हमने एक शासक देखा जिसका नाम है यादव राय। ये क्या थे, प्रथम शासक थे। यादव राय के बाद में हमने क्या देखा, खरजी नाम का एक शासक देखा। और यादव राय जो है संस्थापक थे। खरजी जो है थोड़ा सा इनके समय पर क्या होता है, उत्कर्ष होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं अगले शासक की, तो हमें यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं गोरक्षदास। कौन देखने को मिल जाएंगे, गोरक्षदास नाम के जो है एक शासक देखने को मिलते हैं। और गोरक्षदास के समय पर अगर हम चर्चा करें यहाँ पर थोड़ी सी कि इनके बारे में जो है आपको क्या ध्यान रखना है, तो पहली बात तो ये गोंड वंश के क्या थे, शासक थे। और गढ़ा राज्य में क्या कर रहे थे, अभी ये बहुत छोटे लेवल के शासक हैं और गढ़ा राज्य में क्या कर रहे हैं, ये शासन कर रहे हैं। गोरक्षदास के समय पर जो है क्या थे, मालवा के जो है शासक थे एक, आप जानते हैं मालवा में इस समय पर मुस्लिम शासक थे। और जो खिलजी वंश के शासक थे मालवा क्षेत्र के, जिनका नाम था महमूद शाह। क्या नाम था, मालवा के शासक जिसका नाम है महमूद शाह खिलजी। महमूद शाह खिलजी क्या करता है, यहाँ पर जो है इनके यहाँ पर आक्रमण करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। किन को भेजता है, दो लोगों को इसने भेजा। महमूद शाह ने जो है एक शेर खान नाम का क्या था, एक सेनापति था। और दूसरी बात करें हम फतेह खान, शेर खान और फतेह खान, ठीक है, फतेह खान, इन दो लोगों को क्या किया, इस व्यक्ति ने जो है क्या किया, आक्रमण करने के लिए भेजा। किसके पास में, गोरक्षदास के पास में जो है भेजता है। और यहाँ पर बात करें तो ये कहाँ पर शासन कर रहे थे, ये गढ़ा राज्य में शासन कर रहे थे। और गढ़ा राज्य का जो प्रमुख किला था, तो वहाँ के अगर हम बात करें कि किलेदार कौन थे, जो गढ़ा राज्य के किलेदार यानी कि उस दुर्ग के जो संरक्षक थे, उनका नाम था मुकद्दम राय जो है नाम था। क्या नाम था,
मुकद्दम राय जो है यहाँ के क्या थे, केलेदार थे। और इसमें जो है मुकद्दम राय की क्या कर दी जाती है, इनके द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी घटना है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि मालवा के शासक महमूद शाह का आक्रमण कहाँ पर हुआ, गढ़ा राज्य पर जो है आक्रमण हुआ। अब देखिएगा अगला जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण शासक है, अभी इनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ नाम बस याद कर सकते हैं। अगला शासक है जिसका नाम है अर्जुन दास। क्या नाम है, अर्जुन दास है अगला शासक। अब अर्जुन दास के बारे में जो है ध्यान से समझिएगा। चलिएगा अगले पेज लेते हैं, वहाँ पर जो है इसको क्या करते हैं, डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, रूलर कौन है, अर्जुन दास। और अर्जुन दास किसका उत्तराधिकारी है, तो अभी आपने देखा कि गोरक्ष दास के बाद जो है शासक हुआ वो कौन था, अर्जुन दास था। और अर्जुन दास जो है लगभग ये 1500 में क्या करते हैं, शासन करते हैं। और 1500 से लगा करके 1510 तक जो है क्या रहते हैं, शासक रहते हैं। अर्जुन दास के समय पर की अगर हम बात करें तो इनके समय पर जो है, इनके पहली बात तो ध्यान रखना, 2 पुत्र थे इनके। कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। कहो नाम जरूरी है कि याद करना, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, याद करें, क्योंकि अगला जो शासक आएगा महत्वपूर्ण, किसका पुत्र होगा, अर्जुन दास का पुत्र होगा। एक इनका जो छोटा बेटा है जिनका नाम है जोगीदास, क्या नाम है, जोगीदास। और जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है क्या, आम्रदास। क्या नाम है, आम्रदास। इनके ये जो है 2 पुत्र हैं। और इनके समय की एक घटना और आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि अर्जुन दास के समय पर जो है क्या होता है, जो गुरु नानक देव ने क्या किया था, गुरु नानक देव राज्य का भ्रमण कर रहे थे देश का, तो इनके समय पर जो है इनके राज्य में क्या कर रहे थे, आए हुए थे। मतलब जब भ्रमण कर रहे थे तो सभी जगह जा रहे थे, तो जब यहाँ पर भी आए हुए थे तो उस समय पर शासक कौन थे, अर्जुन दास जो है उस समय शासक थे। अब देखिएगा एक राज्य है, पड़ोसी राज्य जिनका हुआ करता था, जिनका नाम है रीवा राज्य। क्या नाम है, रीवा राज्य। और रीवा राज्य के जो इस समय पर शासक थे उनका नाम था वीर सिंह देव। क्या नाम था, वीर सिंह देव जो है रीवा राज्य के क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, जानकारी कहाँ मिलती है, एक पुस्तक में मिलती है। उस पुस्तक का नाम है वीर भानुदय काव्यम। क्या नाम है, वीर भानुदय काव्यम। और ये जो रचना है आई थिंक जो है रूपानी शर्मा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी। और रूपानी शर्मा ने जो है बघेलखंड के शासक वीर भानु के समय पर जो है ये पुस्तक लिखी हुई थी। और इसी पुस्तक में क्या मिलता है, ये जिक्र मिलता है कि अर्जुन दास के जो पुत्र हैं उनका नाम है क्या, आम्रदास। आम्रदास क्या कर देते हैं, अपने पिता के समय पर ही जो है क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अपने पिता के समय पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के बाद जो है यहीं पर नहीं रुकते, ये क्या कर देते हैं, अपने पिता की जो है क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और जब अपने पिता की हत्या कर दी, और इसी स्थिति में क्या होती है, इनके यहाँ पर जो है जनता क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। विद्रोह करने के बाद जो है ये व्यक्ति भाग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये रीवा के राजा जो है मौका देखते हैं, और इन्होंने क्या किया, आम्रदास को जो है क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। तो आम्रदास को किसने गिरफ्तार किया, रीवा के राजा वीर सिंह देव ने। लेकिन आम्रदास ने क्या किया, माफ़ी मांगी और जो है सबसे क्षमा याचना की। अंततः क्या होता है, आम्रदास को जो है माफ़ कर दिया जाता है। और अगला शासक कौन बनता है, आम्रदास बनता है। क्या ये जो है आपको कहानी पता चली, 2 घटनाएं यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है। अर्जुन दास के समय पर जो है गुरु नानक देव का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। दूसरी बात जो है आम्रदास का विद्रोह जो है ध्यान रखना है। अब जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है वो है आम्रदास। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें जो है वो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं किसके ऊपर, आम्रदास के ऊपर जो है हमारी चर्चा होती है। तो अभी तक आपने जो है देखा कि यहाँ पर जो शासक हुए कौन कौन से। सबसे आपने पहला शासक देखा कि यहाँ पर जो है यादव राय हुए। यादव राय के बाद जो है यहाँ पर शासक कौन हुए, खर्ची हुए। खर्ची के बाद जो है गोरक्षदास हुए। और गोरक्षदास के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर जो शासक हुए वो कौन हुए, अर्जुन दास हुए। और अर्जुन दास का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था आम्रदास, वो भी क्या हुआ, शासक हुआ।
इतने शासक जो है आपने देखे, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक है वो कौन है? अमरदास। इनको जो है बाकी 2 नंबर में जो है कुछ भी आ सकता है, बाकी फैक्ट जो है फैक्ट होते हैं, लेकिन आप एक बार जो क्या कीजिएगा, गहराई से पढ़िएगा, जो पूछना है क्या करें, पूछता रहे। अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? अमरदास के ऊपर। तो इधर देखिएगा, अमरदास। यदि कंटेंट समझ में आए और यदि ये इस प्रकार से लिखना जो है अच्छा लगता है, और यदि पीडीएफ में अच्छा लगता तब भी जो है एक बार इसमें ज़रूर बताइएगा कि जो आज की क्लास थी इसका मतलब रिव्यू एक प्रकार का दीजिएगा कमेंट में कि कैसा क्या सही है या नहीं। चलिए हम देखते हैं अमरदास को। तो अमरदास के पिता कौन थे? ये आपको पता है कि अर्जुन दास के क्या हुआ करते थे, यह जो है पुत्र हुआ करते थे। इनका जो है एक दूसरा नाम है, या पहले या यूँ कहिएगा कि इनकी उपाधियाँ ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे? अमरदास की जो है उपाधि थी, वो क्या उपाधि थी? उपाधियों को लेकर के जो है आपसे क्या पूछा जाता है, सीधा प्रश्न जो है पूछा जाता है कि ये किसका वास्तविक नाम है। तो पहली उपाधि आप ध्यान रखिएगा, संग्राम शाह है। संग्राम शाह है, ठीक है। वैसे किताबों में जो है संग्राम शाह ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन संग्राम शाह जो है उसका वास्तविक नाम नहीं है। इसका वास्तविक नाम क्या था? ये संग्राम शाह इनकी उपाधि है, जबकि वास्तविक नाम क्या है? अमरदास है। और दूसरी उपाधि की अगर हम बात करेंगे तो बावन गढ़ाधिपति। क्या है इनकी उपाधि दूसरी? 52 गढ़ाधिपति। इसका मतलब होता है कि यह जो है 52 राज्यों का जो क्या था, मालिक था। 52 राज्यों का अधिपति यानी कि स्वामी था। और ये जो संग्राम शाह की उपाधि है, ये इन्हें जो है किसी व्यक्ति द्वारा दी गई थी, और वो व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे कि यह उपाधि जो है बहादुर शाह द्वारा दी गई थी। बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह जो है कौन थे? गुजरात के जो है शासक थे। गुजरात के जो है शासक हुआ करते थे, उनको दी हुई थी। क्यों दी हुई थी? क्योंकि जब बहादुर शाह क्या कर रहा था कि यहाँ पर अभियान कर रहा था रायसेन क्षेत्र में, तो उनका क्या किया था, इन्होंने सहयोग किया था। उस सहयोग के बदले जो है क्या किया इन्होंने, यह उपाधि दी। अब देखिएगा, ये पहला शासक हुआ। उपाधि में एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि इनकी उपाधि जो है एक और ध्यान रख सकते हैं, और वो क्या है? इनकी उपाधि में जो है महाराजा श्री की भी जो उपाधि इन्होंने क्या की हुई थी, धारण की हुई थी, महाराजा। इस प्रकार की उपाधियां धारण करना कहीं ना कहीं ये बताता था कि ये शासक जो क्या था, योग्य था। ठीक है, ये जो हम किस पर चर्चा की, हमने जो है इनके ऊपर चर्चा की। और ये संग्राम शाह की उपाधि के कारण 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संग्राम शाह किसका वास्तविक नाम था, तो आप क्या बताएंगे कि अमरदास का जो है वास्तविक नाम था। अब देखिएगा आगे चलते हैं और इनके बारे में इनकी एक बात और देख लेते हैं, इनकी राजधानी जो है देख लेते हैं कि इन्होंने जो है अभी तक राजधानी कहाँ पर थी, गढ़ा राज्य में ही जो क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, पहली बार जो है राजधानी क्या करता है, मदन महल को जो है राजधानी बनाता है। मदन महल को जो है क्या किया इन्होंने, राजधानी बनाया। और ये जो मदन महल है ये कहाँ पर स्थित है, ये जबलपुर में जो है क्या था, मदन महल था, वहाँ पर क्या किया हुआ था इन्होंने, राजधानी बनाया हुआ। शुरुआत में गढ़ा राजधानी थी, अब जो है इन्होंने मदन महल जबलपुर को क्या किया, राजधानी बनाया। अब इनकी हम क्या देख लेते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां देख लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो है इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया। ठीक है, राजनीतिक उपलब्धियां। चलिएगा, देखिए फैक्ट के रूप में पढ़ते तो सीधे से जो 10-15 फैक्ट में पूर्ण कर सकते थे, लेकिन अगर आपको दिमाग में एक कहानी बनानी है तो आपको विस्तृत रूप से ही क्या करनी होगी, चर्चा करनी होगी। देखिए राजनीतिक उपलब्धियों में देखेंगे, सबसे पहली जो इनकी राजनीतिक उपलब्धि थी कि इन्होंने जो क्या किया कि दिल्ली से ज़रूरी था कि अगर किसी क्षेत्र को क्या करना है, किसी राजा को शासन करना है, तो दिल्ली सल्तनत की जो है कृपा प्राप्त की। क्या किया इन्होंने, दिल्ली सल्तनत की जो है इन्होंने क्या किया, कृपा प्राप्त किया। और ये जो है कृपा कैसे प्राप्त की, दिल्ली सल्तनत की इन्होंने जो है, कृपा का मतलब है कि वो जो है कुछ नहीं करेंगे, इनके ऊपर जो है इनका हाथ है, जो इनके समय पर है। ठीक है, पहले देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत की इन्होंने क्या किया,
कृपा प्राप्त किया। और बहादुर शाह इनके समय पर जो है गुजरात है, गुजरात राज्य था। राजनीतिक संबंध या राजनीतिक उपलब्धियां कैसे जानते हैं, पड़ोसी राज्यों से ही आपको पता चलती हैं। दिल्ली क्या हो गया, एक बड़ा राज्य हो गया, मतलब केंद्रीय शक्ति हो गई। गुजरात जो है इनका क्या हो गया, पड़ोसी राज्य हो गया। इसके अलावा जो है यह है एक है बुंदेलखंड में जो है इनके समय पर शासन करता था राजवंश जिसका नाम है चंदेल वंश। और एक जो बघेलखंड में इनके समय पर शासन करने वाला राज्य था वो कौन था, बघेल वंश था। तो ये जो है इनके समकालीन क्या थे, राजवंश थे। अगर इन राजवंशों से क्या हो जाएं, इनके अच्छे संबंध बन जाएं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, शासक का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आसानी से वह शासक क्या कर सकता है, शासन करता है। तो यही जो है इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने दिमाग लगाया। और दिल्ली के जो इस समय पर शासक थे वो कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। और जो गुजरात के इस समय पर शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था, बहादुर शाह जो है इनके समय पर शासक थे। और चंदेल वंश के जो शासक थे आई थिंक जो है कीरत सिंह थे, ठीक है, कीर्ति सिंह जो है, ये नाम चेक कीजिएगा। कीर्ति सिंह जो क्या थे, यहाँ के शासक थे चंदेल वंश के। और बघेल वंश के जो शासक थे उनका नाम था वीर सिंह। क्या नाम था, वीर सिंह बघेल जो है यहाँ के क्या थे, शासक थे। अब देखिएगा ये व्यक्ति क्या करता है कि इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोधी को जो है किस प्रकार से उसका कृपा पात्र बना। इन्होंने जो है क्या किया कि जो इनका एक छोटा भाई था, यूँ कहिए चाचा का लड़का था, वो 1518 में, जिसका नाम था जलाल खान। जलाल खान जो क्या कर रहा था, इब्राहिम लोधी के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहा था। तो जलाल खान को गिरफ्तार करने में क्या किया, इन्होंने जो है सहायता की, ठीक है, गिरफ्तार करने में क्या किया, सहायता की। इससे जो है इब्राहिम लोधी खुशी हो गया और कहा जाओ तुम्हारे ऊपर जो है हमारा हाथ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी साम्राज्य विस्तार करते रहो। तो उनकी क्या किया, इन्होंने कृपा पात्र, कृपा जो है दिल्ली की जो है कृपा प्राप्त कर ली। दूसरी बात है, जो गुजरात के शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या किया, रायसेन अभियान किया। मालवा क्षेत्र में क्या किया, रायसेन के लिए जो है क्या किया, इन्होंने अभियान किया। और रायसेन अभियान के दौरान क्या किया, इन्होंने जो है सहायता की, किसकी, गुजरात के शासक बहादुर शाह की। और गुजरात के शासक जो बहादुर शाह हैं इन्होंने खुशी होकर के क्या किया, इन्हें जो है संग्राम शाह की क्या दे दी, उपाधि दे दी। क्या दी, संग्राम शाह की जो है उपाधि दी। तो यानी कि गुजरात के शासक से भी जो है क्या है, दिक्कत नहीं है। अब चंदेल वंश से जो क्या किया, चंदेल राजकुमारी थी जिसका नाम था रानी दुर्गावती। क्या नाम था, राजकुमारी थी दुर्गावती। और दुर्गावती का जो है विवाह क्या कर लिया इन्होंने, अपने इन्हें क्या किया, बहू बना लिया। यूँ कहिए कि चंदेलों से इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। क्योंकि जो दुर्गावती का विवाह किससे हुआ, दलपत शाह से हुआ था। और दलपत शाह कौन थे, दलपत शाह जो है ये संग्राम शाह के क्या थे, बड़े पुत्र थे। तो इन्होंने क्या कर लिया, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। बघेल शासक कौन है, वीर सिंह है। और वीर सिंह से ये क्या कर चुके थे, पहले ही ये माफ़ीनामा जो है कर चुके थे और जीवन पर्यंत जो है विद्रोह न करने का वचन दे चुके थे अपने राज्य में। तो इस प्रकार से इनकी क्या रही, ये जो है राजनीतिक उपलब्धियां रहीं। तो यूँ कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों से इन्होंने क्या किया, अपनी कूटनीति, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए बेहतर संबंध स्थापित किए। चलिएगा, ये इनकी क्या हो गई, राजनीतिक उपलब्धियां हो जाती हैं। अब जो है हम संग्राम शाह में आगे देखते हैं कि आगे जो है इनके बारे में और क्या हो सकता है। तो और कह सकते हैं कि इनका साम्राज्य विस्तार आप देख लीजिएगा कि इनका जो है साम्राज्य कितना बड़ा था, साम्राज्य विस्तार। अगर आप जो क्या करते हैं मेन से लिखते हैं तो मैप आप क्या करेंगे, जरूर बनाएंगे कि जो ये थे कौन, संग्राम शाह, इनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था ये बताने के लिए आपको मैप जो है क्या करना होगा, जरूर बताना होगा। और इनके राज्य को अगर आप देखेंगे तो यूँ कह सकते हैं कि इनका जो राज्य था कुछ है इस प्रकार से, ये राज्य जो है आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस राज्य की बात करें तो इनके जो है साम्राज्य में कौन, बामनगढ़ हुआ करते थे। क्या होते थे, बामनगढ़ हुआ करते थे। और इनकी जो उपाधि थी, इसीलिए इनकी उपाधि बनी हुई थी बामनगढ़ाधिपति। क्या बनी हुई थी, बामनगढ़ाधिपति, यानी कि बामनगढ़ों के अधिपति, यानी कि स्वामी मालिक। तो इनके राज्य में जो है बामनगढ़ हुआ करते थे। इनके राज्य को अगर आप देखेंगे तो उत्तर में जो है इनका राज्य जो है पन्ना तक विस्तृत था। दक्षिण में अगर देखेंगे तो इनका राज्य जो है चांदा तक विस्तृत था।
और पूर्व में देखेंगे तो इनका राज्य जो है बिलासपुर तक विस्तृत था, बिलासपुर तक विस्तृत था। और पश्चिम में देखेंगे तो इनका राज्य जो है मकड़ाई तक विस्तृत था। कहाँ तक? मकड़ाई तक विस्तृत था। अगर आपको ये नाम नहीं पता कहाँ पर है, चांदा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वर्तमान महाराष्ट्र में मिलेगा। बिलासपुर जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में। पन्ना जो है आपको कहाँ पर मिलेगा? एमपी में, आप जानते हैं। मकड़ाई जो है ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश का जो हरदा जिला है वहाँ पर जो है मकड़ाई देखने को मिलता है। तो इनका साम्राज्य जो है इस प्रकार से बता सकते हैं, इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत था और इनके राज्य में जो है कितने क्षेत्र सम्मिलित हुआ करते थे। चलिएगा हम इनकी अगली अचीवमेंट देखते हैं और बात करते हैं। क्या हुआ भाई, नया पेज क्यों नहीं ऐड हुआ? चलिएगा अब जो है हम इनका क्या देख लेते हैं, साम्राज्य विस्तार हो जाता है। हम देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो है कौन कौन सी स्थापत्य बनवाई गई थी। किसके द्वारा? राजा संग्राम शाह द्वारा जो है कौन कौन सी स्थापत्य बनवाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत सी स्थापत्य हैं लेकिन कुछ खास जो है आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात आप ध्यान रख सकते हैं कि इनके द्वारा क्या किया गया था। मदन महल जो है इन्होंने क्या किया था? राजधानी बनवाया हुआ था, मदन महल। मदन महल, हालांकि ऐसा कहते हैं कि मदन महल का निर्माण 1116 में राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था, लेकिन शायद वो उस समय पर छोटा था और इसे इन्होंने क्या किया? विस्तार करवाया। तो आप यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा कि मदन महल को इन्होंने जो क्या किया? राजधानी बनाया। और ये मदन महल कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? जबलपुर में जो है ये मदन महल है। वर्तमान में मदन महल जो है रेलवे स्टेशन भी है। और ये करंट अफेयर की बात है कि मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन जो है ये मदन महल ही है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है एक क्या बनवाया था? मठ बनवाया हुआ था जिसका नाम था बजावन मठ। क्या नाम था? बजावन मठ। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। बताता हूँ कैसा प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा देखेंगे इन्होंने जबलपुर के अंदर ही संग्राम सागर भी बनवाया हुआ था। क्या बनवाया था? इन्होंने जबलपुर के अंदर ही संग्राम सागर भी बनवाया हुआ था। और इसके अलावा देखेंगे तो एक चौरागढ़ दुर्ग भी इनके द्वारा बनवाया गया था। चौरागढ़ का किला, चौरागढ़ दुर्ग। इनमें अगर कुछ और देखें तो ये सभी के सभी जो हैं, ये चौरागढ़ है दुर्ग जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। बाकी जो है आपके कहाँ है? जबलपुर में तीनों के तीनों देखने को मिल जाएंगे। तो बजावन मठ में ध्यान रखना है, पहली बार तांत्रिक केंद्र है, एक तांत्रिक केंद्र था। ठीक है, तांत्रिक केंद्र यानी कि यहाँ पर भूत जगाना, चुड़ैल जगाना, जानते हो ना ये। तो वो एक जो है तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र था। और ऐसा नहीं, यहाँ पर मतलब रहस्यमयी बातों पर जो चर्चा की जाती थी, तो यह है कि विद्वानों का केंद्र भी मान सकते हैं। अब इसमें जो है बजावन मठ, पहली बात तो ये कहाँ पर है? ये सिंपल सा प्रश्न है, एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। यह किस देवता को समर्पित है बजावन मठ? तो ध्यान रखना यह भैरव, ठीक है, भैरव देव को जो है क्या है? समर्पित है। संग्राम सागर क्या है? ये एक तालाब है। और मदन महल को जो है इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और क्या हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में अगर देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में कि साहित्य में जो है इन्होंने क्या क्या कार्य किया था, तो साहित्य में देखेंगे तो यह एक जो है स्वयं क्या थे? विद्वान थे, ध्यान रखना। और इन्होंने रस रत्नमाला नाम की जो है कि पुस्तक की रचना की हुई थी। कौन सी पुस्तक है? रस रत्नमाला, रस रत्नमाला नामक जो है पुस्तक है इन्होंने लिखी हुई थी। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा संग्राम शाह द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने जो है मिथिला, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से कुछ विद्वान बुलाए हुए थे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं, आप नाम याद रख सकते हैं, दामोदर ठाकुर। दामोदर ठाकुर जो है मिथिला से, ये बिहार मिथिला से जो है विद्वान बुलाए गए थे। और इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था संग्राम शाही विवेक दीपक। ठीक है, संग्राम शाही विवेक दीपक नाम की जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, संग्राम शाही विवेक दीपक। ठीक है, संग्राम शाही विवेक दीपक किसकी पुस्तक है? दामोदर ठाकुर की पुस्तक है, जो कि राजा संग्राम शाह के दरबार में क्या हुआ करते थे? एक दरबारी विद्वान थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। सिक्कों की अगर बात करें तो ध्यान रखना इनके थोड़ा, संग्राम शाह के, राजा संग्राम शाह के सिक्के भी जो है एक फैक्ट पूछा गया है एक बार।
तो सिक्के तो सिंपल सा है, सोना चांदी सभी के सिक्के चलवाए हुए थे, लेकिन इनके सिक्कों में जो है ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हें पुलत्स्यवंशी कहा गया है। जो संग्राम शाह है इसे क्या कहा गया है? पुलत्स्यवंशी कहा गया है। सिक्कों में क्या कहा गया है? पुलत्स्यवंशी कहा गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है संग्राम शाह को लेकर के, मेंस में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, संग्राम शाह की उपलब्धियां बताइए, तो आप विभिन्न आयामों के आधार पर बताइएगा कि साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में और राज्य को सुदृढ़ करने में। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, इनको समझा सकते हैं। अब जो है हम क्या देख लेते हैं, कुछ मेंस के लिए आपको प्रश्न दे देते हैं। आज यहीं तक चर्चा करते हैं, इसके बाद जो है हमारी कल की चर्चा होगी रानी दुर्गावती पर होगी, और शासक देखेंगे, राजा हृदय साय वगैरह जो है इनको देखेंगे। मेंस के प्रश्न जो है आप लिखिएगा, आंसर राइटिंग के लिए जो है ये प्रश्न लिखिएगा, कौन कौन से प्रश्न आपको आंसर राइटिंग में लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो 2 मार्कर प्रश्न होंगे, और यहाँ पर जो है आपको 7 अंक में कौन सा लिखना है, और यहाँ पर आपको जो है 11 अंक में लिखना है। जो 2 मार्कर का प्रश्न है, आपको पहला प्रश्न जो है 2 नंबर में लिखना है, वो होगा रामनगर शिलालेख। क्या होगा? रामनगर अभिलेख 2 नंबर में लिखेंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा आपका 52 गढ़ाधिपति, 52 गढ़ाधिपति। ठीक है, और जो तीसरा प्रश्न होगा वो होगा आपका खरजी। सेवन नंबर में जो आपको प्रश्न लिखना है वो हो जाएगा कि जैसे 7 नंबर में प्रश्न है, यहाँ से 7 नंबर में भाई संग्राम, मेंस की अगर बात की जाए तो संग्राम शाह ही एक प्रश्न है जो वो यहाँ से बन सकता है। तो 11 नंबर में हम क्या कर देते हैं, ये हटा दीजिएगा, 7 नंबर में नहीं, 11 नंबर में ही एक प्रश्न निकल लेते हैं। तो यहाँ से जो आपको प्रश्न लिखना होगा मेंस में वो कि राजा संग्राम शाह है, या ठीक है राजा संग्राम शाह की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आप कितने में लिखेंगे? लगभग जो है आपकी शब्द सीमा जो है 200 शब्द तक जानी चाहिए। अगर ग्राफ का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 150 शब्द या 160 शब्द में जरूर लिखिएगा। और ये शब्द जो है, इनकी शब्द सीमा जो है आपकी 10 शब्द से लेकर के 20 शब्द तक जो है क्या होगी, इनकी सीमा होने वाली है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या किया, आज गोंडवाना रियासत के ऊपर चर्चा की, और जो यह क्या हुआ आपका भाग 1 हुआ। भाग 2 जो है हमारा क्या होगा, कल होगा। और एक जो है धीरे धीरे तरीके से हम क्या करेंगे, गोंडवाना रियासत के सभी आयामों को जो है समझते हुए, इस प्रकार से अगर आप डिटेल में करते हैं तो निश्चित रूप से क्या रहेंगी, चीज़ें लंबे समय तक रहेंगी और आपके दिमाग में जो है मैप के रूप में जो है सेट रहें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। चलिएगा, अभी तक जो है थोड़ा सा गांव में थे, क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए जो है क्या चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मानव जीवन है, आप जानते हैं कि हर तरह की क्या होती हैं, सिचुएशन होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, जीवन में क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, वैसे ही कोई ना कोई काम लग जाता है तो फिर क्या है वो कर पाते हैं। और देखिएगा धैर्य के साथ में लगातार पढ़ाई करिएगा। और मेरे भी जो है इस बार 2 मेंस हैं, 2025 की भी मेंस है और 2026 का भी जो है मुझे मेंस है लिखने का अवसर मिला हुआ है, परंतु दुर्भाग्य है कि शायद मैं जो है इनको ना दूंगा, क्योंकि मैं जो है अभी आंसर राइटिंग ना तो अभी तक किया हुआ है और ना आगे जो है अभी शायद करने की व्यवस्था बन पाएगी, क्योंकि उसके लिए मुझे पता है कि भाई एक शांत मूड चाहिए, और शांत मूड में लगातार जो है कम से कम एक टेस्ट लिखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो वैसी सिचुएशन मेरे पास में नहीं है, हो सके इसलिए जो है ये शायद मैं दूंगा, पिछली तरह की वजह इस बार भी जो है मेंस लिख दूंगा, लेकिन वो हमारी क्वालिटी नहीं आएगी। मुझे पता है कि एक मतलब हाई क्वालिटी लाने के लिए क्या है, कुछ एफर्ट देने होते हैं, वो जो है मैं फिलहाल में नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए जो है रिजल्ट पहले से ही पता रहता है। चलिएगा,
थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आंसर राइटिंग में जुड़ना हो तो व्हाट्सएप पर जो है क्या कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।